Okay, dear students, now we are going to discuss our next topic. This is the last topic of this chapter, chapter number 7, 7.10. This is the sharpness of resonance. What is sharpness of resonance? Students, हमने resonance में पढ़ा कि resonance में दो phenomena होते हैं, एक constructive phenomena होता है, एक destructive phenomena होता है. जो constructive phenomena है उसके अंदर हमारे पास amplitude होता है, वो increase होता शुरू हो जाता है. कब? जब हम अपनी जो अप्लाइड फ्रिक्वेंसी जो है वो वन ऑफ द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर के सेम हो जाए, मैच कर जाए. यानी कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर उस पर हम लगाने वाली जो हमारे पास ड्रिविंग जो फ्रिक्वेंसी है और उसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी मैच कर जाए तो उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. इसी तरह अगर हमारे पास हमारी ड्राइविंग फोर्स है या ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी जो है हमारी जो वो अगर मैच ना कर पाए हमारे पास वन ऑफ द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो क्या होता है कंस्ट्रक्टिवली जो है डिस्ट्रक्टिवली जो है कंजेक्टिवली जो है उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाता है, जो कि हमने लास्ट डैम्पिंग ऑफ द रेजोनेंस में पढ़ा, हमने डैम्पिंग ऑफ या डैम्प्ड ऑसिलेशन के अंदर पढ़ा. तो शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस क्या चीज़ है? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ये चीज़ है कि हमारे पास ऐसी हार्मोनिक ऑसिलेशन जिसके अंदर जो है कंसिस्टेंटली या सक्सेसिवली उसका एम्पलीट्यूड क्या करता जाए, बढ़ता जाए. अब वो एम्पलीट्यूड कब बढ़ेगा? जब उसकी वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच कर पाएंगे हमारे पास अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के. दूसरी वजह ये है कि अगर उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाए, कंसिस्टेंटली जो है वो लगातार उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाए, जब हम जो है अप्लाइड फोर्स लगाएं तो उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाए, तब हमारे पास शार्पनेस होगी. उसे नाम देंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का. तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कब लार्ज होगी? जब हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हो जाए, लार्जली रैपिडली डिक्रीज हो, जब हमारी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो है वो मैच नहीं कर पाती अप्लाइड फ्रिक्वेंसी से. यानी कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी जो है स्लाइटली डिफरेंट हो जाए रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से, जिसकी वजह से रेजोनेंस होना है उस फ्रिक्वेंसी जो हमारी नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो है वो स्लाइटली डिफर हो जाए, वो उसमें फ़र्क आ जाए, तो जो एम्पलीट्यूड जो है वो रैपिडली क्या करता है, डिक्रीज हो जाता है. उसकी जो है एक ग्राफ के अंदर भी ये दिखाया गया है कि हमारे पास यहाँ पे स्मॉल डैम्पिंग है. अच्छा, एक और चीज़, हमारे पास जो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पे, एक एम्पलीट्यूड पे, डिक्रीजिंग ऑफ एम्पलीट्यूड, दूसरा हमारे पास जो है वो डिपेंड करती है डैम्पिंग के ऊपर. जितनी ज़्यादा डैम्पिंग होगी उतनी ही शार्पनेस होगी, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा उतनी ही शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस होगी. यहाँ पे ग्राफ के अंदर भी दिखाया गया हमारे पास यहाँ पे स्मॉल डैम्पिंग है तो शार्पनेस कम है, जबकि हमारे पास यहाँ पे मॉडरेट डैम्पिंग है तो शार्पनेस और कम है. यहाँ पे हमारे पास जो है लार्ज डैम्पिंग हो रही है, हमारा एम्पलीट्यूड जो है बहुत ज़्यादा रैपिडली जो है कह लें कि वो डिक्रीज हो रहा, तो यहाँ पे हमारे पास फ्लैट रेजोनेंस आ रही है. फ्लैट रेजोनेंस हमारे पास शो करती है शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस को, यानी जितने फ्लैट एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी. आइए अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग का, कि हम यहाँ पे उसी तरह हमने जैसे अपनी एक फिगर हमने ली थी जिसमें हमने एक रोड लिया था, उस रोड को हमने दो स्ट्रिंग के साथ जो था हंग किया हुआ था S1 S2 के साथ, उसकी लेंथ को हमने नाम दिया था A और B का. तो इस रोड के साथ जो है हम दो जो हैं फॉर एग्जांपल जो है हम यहाँ पे दो बॉल जो है, एक हम मिथ बॉल ले लेते हैं, पिथ बॉल, जबकि ये पिथ बॉल है, और यहाँ पे जो हम एक दूसरी बॉल ले लेते हैं लेड बॉल, जो कि हैवी है. जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने वही डायग्राम जो है कंसीडर किए जो कि हमने पीछे 7.9 डायग्राम है, आई थिंक आप लोगों की इस बुक है जी. 7.9 के अंदर जो है हमने क्या किया है, हमने दो बॉल्स ली हैं, सेम लेंथ है हमारे पास जो है स्ट्रिंग की, दो बॉल्स ली हैं, एक हमारे पास लेड बॉल है, ये ब्लैक लेड बॉल्स हैं, और जबकि ये हमारे पास जो है दूसरी रेड जो है ये हमारे पास पिथ बॉल है. पिथ बॉल जो होती है वो लेड बॉल से लाइट होती है, जबकि लेड बॉल जो हैवी होती है एज कम्पेयर टू द पिथ बॉल. अब हम क्या करते हैं, इनको सेट इनटू फ्रीक्वेंसी यानी सेट इनटू ऑसिलेशन करते हैं, इनको हम जो है वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं. जब हम इन्हें वाइब्रेट करते हैं तो
हम थर्ड पेंडुलम के साथ जो है इसकी अगर हम वाइब्रेशन, जो थर्ड पेंडुलम इसको हम कंसीडर कर लेते हैं रॉड ए बी को, इसके साथ जो अगर हम कंपेयर करते हैं कि इसके अंदर डैम्पिंग किसके ज़्यादा अंदर होगी, यानी कि आया कि डैम्पिंग जो है वो पिथ बॉल के अंदर ज़्यादा होगी या लेड बॉल के अंदर, तो डैम्पिंग क्या होगी कि हमारे पास जो है ये एक आइडियल सिस्टम नहीं है, यहाँ एयर फ्रिक्शन मौजूद है। जैसे ही हमने इनको ऑसिलेट करना स्टार्ट करवाया, दोनों को हमने सेम अप्लाइड फोर्स दी है, अप्लाइड फ्रिक्वेंसी सेम रखी है। अब हम इनको ऑसिलेशन इनकी चेक कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड पेंडुलम, जो कि इसके साथ अटैच है। ए बी रॉड हम कंसीडर कर लेते हैं, इसके साथ ये अटैच है। जब इसकी हम थर्ड पेंडुलम के साथ कंपैरिजन करते हैं इनकी वाइब्रेशंस का, हम देखते हैं कि हमारे पास जो लार्ज डैम्पिंग जो है वो होती है पिथ बॉल के अंदर, लार्ज डैम्पिंग। पिथ बॉल जो है उसे लार्ज डैम्पिंग का सामना करना पड़ता है, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो सक्सेसिवली रैपिडली डिक्रीज हो जाएगा। तो हम कहेंगे शार्पनेस जो है इस पिथ बॉल के अंदर आई है, यानी पिथ बॉल पेंडुलम के अंदर जो है जो डैम्पिंग इफेक्ट जो होगा वो क्लियर होगा ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि डैम्पिंग इफेक्ट जो है, एयर रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा फेस करनी पड़ रही है। फेस दोनों को सेम करनी पड़ रही है, लेकिन पिथ बॉल जो लाइट है इसलिए जो है इसको जो एयर रेजिस्टेंस का जो है सामना ज़्यादा करना पड़ रहा है। यानी कहने का मतलब यह है इसकी जो एनर्जी जो है वो रैपिडली जो है वो कम हो जाएगी। इसकी एनर्जी जो है, दोनों को एनर्जी सेम दी है, सेम फोर्स दी गई, लेकिन इसकी एनर्जी जो है वो रैपिडली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इसकी, जिस वजह से इसका एम्पलीट्यूड जो है रैपिडली डिक्रीज हो जाएगा, जैसे कि इसके अंदर लार्ज डैम्पिंग होनी शुरू हो जाएगी और इसकी जो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है वो एज कंपेयर टू द लेड बॉल वो क्या होगी, ज़्यादा होगी।